हेलो। आवाज आ रहा है सबको? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट करा दिया है। एनर्जी एनालिसिस वाला पार्ट हो गया था। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे स्पेक्ट्रम। हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या होता है थोड़ा वो भी देख लेते हैं। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है देखो। तो रेनबो जो है वो स्पेक्ट्रम है ना। तो एक्चुअली रेनबो कैसे बना है? तो हमारे पास जो सनलाइट है उसमें हमारे पास क्या है,
सनलाइट है, विजिबल लाइट जो है उसमें 7 कलर्स हैं, बट वो 7 कलर्स हमें दिखाई नहीं देते, है ना। वो हमें कब दिखाई देंगे? तो जब वो सनलाइट जो है वो ड्रॉप्स पे गिरती है। तो वो सनलाइट किस पे गिरती है? ड्रॉप्स पे, जो कि एटमोसफेयर में होते हैं। तो ड्रॉप्स से गिरने के बाद सनलाइट में बहुत सारे वेवलेंथ, तो अलग अलग वेवलेंथ जो है अलग अलग एंगल पे क्या होती है? डिविएट, और उसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं बेसिकली, अलग अलग वेवलेंथ, एंड हमें सातों कलर दिखाई देते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास हर स्पेक्ट्रम में रहता है। तो देखो, इफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फॉल्स ऑन प्रिज्म, ठीक है। अब जब हम रेनबो की बात करते हैं तो प्रिज्म का काम कौन कर रहा है? रेनबो के केस में प्रिज्म का काम कर रहा है ड्रॉप्स। So if light of different wavelength falls on prism, then it gets deviated with certain angle. This phenomena is called dispersion of light. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास लाइट जो है वो प्रिज्म पर गिरा, तो प्रिज्म पर गिरने के बाद क्या है? अलग अलग वेवलेंथ जो है अलग अलग एंगल पर क्या हो गई? डिविएट। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और अभी ये जो डिस्पर्स लाइट है, इसको अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर लें तो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, ठीक है। इफ दिस डिस्पर्स लाइट is taken on photographic plate, photographic plate ब्रैकेट में पीपी लिख देता हूँ ना, is taken on photographic plate पीपी, then अच्छा फोटोग्राफिक प्लेट पीपी पर कैसे? या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं। इफ दिस डिस्पर्स लाइट इज टेकन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelength, then arrangement is called spectrum, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्स लाइट है, ये डिस्पर्स लाइट को हम कहाँ पर लें? फोटोग्राफिक प्लेट पर लें, और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो डिस्पर्स लाइट आ रही है ये या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आनी चाहिए। तो वो जो हमें मिलेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो हमें क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। तो रेनबो के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, वहां पर प्रिज्म का काम कौन करता है? ड्रॉप्स जो है वो प्रिज्म का काम कर लेती हैं, और एक तरह से फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसका काम वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं स्काई में, इसके पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक तरह से हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट का काम कर लेता है। तो हमें क्या दिखाई दे देता है? रेनबो दिखाई दे देता है। रेनबो जो है वो भी एक्चुअली क्या है? स्पेक्ट्रम ही है। देखो फिर आगे चलते हैं।
सर इसको मैं डायग्राम से और एक्सप्लेन करूंगा, पहले ही लिख लो। डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लो। So if light of different wavelength falls on prism, then it gets deviated with certain angle. लाइट जब प्रिज्म पर गिरेगा तो वो कुछ एंगल से क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा। जब तक प्रिज्म पर नहीं गिरेगा तब तक डिविएट नहीं होगा लाइट, ठीक है। जैसे ही प्रिज्म पर गिरा तो ऑब्वियसली उस लाइट में क्या बहुत सारे वेवलेंथ है, तो बहुत सारे वेवलेंथ है तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एंगल पे डिविएट होगा। मतलब हमारे पास पहले क्या था, व्हाइट लाइट था या विजिबल लाइट था वो एक साथ, ठीक है, लेकिन प्रिज्म पर गिरने के बाद वो डिविएट हो गया, अलग अलग हो गया। मतलब रेड अलग जा रही है, ब्लू अलग जा रही है ना, ग्रीन अलग जा रही है, तो ऐसे अलग अलग जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अभी जो प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट है उसको हम कहाँ पर ले, उसको हम लें फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो ये जो हमें दिखाई देगा फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। निकले सबने। ऋषिकेश हो गया। लक्ष्मी वो डायग्राम से देख लो, अभी डायग्राम बनाएंगे वहां से देखो। तो देखो क्या है, ये हमारे पास है प्रिज्म, ठीक है। अब इस प्रिज्म पर जब हम लाइट डालेंगे, तो जब तक प्रिज्म पर लाइट नहीं डाला
तब तक तो हमारे पास लाइट क्या है, कंबाइंड दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने प्रिज्म पर क्या डाला, लाइट डाला। अब एक्चुअली इसमें जितने भी वेवलेंथ है वो सीधे ऐसे निकलने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या बोला कि इस लाइट में भी क्या बहुत सारे वेवलेंथ है, तो अलग अलग वेवलेंथ जो है वो अलग अलग एंगल पर क्या होंगे, डीविएट होंगे। ओके, तो अपने पास ऐसे 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 अलग अलग एंगल पर क्या हो जाएंगे, डीविएट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है जिसको हम डेल्टा बोल सकते हैं, तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, ये जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हमारे पास ये जो लाइट है इसमें जो अलग अलग वेवलेंथ है, उन वेवलेंथ के या जो अलग अलग फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली ना। फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार, फ्रीक्वेंसी के। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डिविएशन है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा एंगल से डिविएट होगी। ये हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो देखो, जब तक हमारे पास प्रिज्म पर नहीं गिरी लाइट, तब तक तो ऑब्वियसली कंबाइंड जा रही है पूरी पूरी, लाइक पूरे 7 कलर एक साथ। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म पर गिरी तो अभी प्रिज्म क्या करेगा, उन्हें अलग अलग एंगल पे डिवेट करेगा। मतलब रेड जो है वो अलग एंगल पे डिवेट होगी, ब्लू जो है अलग एंगल पे डिवेट होगी, वॉयलेट जो है अलग एंगल पे डिवेट होगी। ठीक है, सो सबसे ज्यादा एंगल से कौन से डिवेट होगी, और सबसे ज्यादा एंगल से डिवेट होगी जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, या जिसका वेवलेंथ सबसे कम। ओके, तो एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया हमने, एनर्जी बताया, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, वॉयलेट का होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा एंगल से कौन डिविएट होगा, वॉयलेट, और सबसे कम एंगल से कौन डिविएट होगा, रेड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंगल से वॉयलेट डिविएट होगा, सबसे कम एंगल से डिविएट होगा रेड। तो देखो, वॉयलेट सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट होगा तो ऑब्वियसली हमें वॉयलेट इधर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, देन उससे कम एंगल से डिविएट होगा इंडिगो, देन ब्लू। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमें ऑब्वियसली अलग अलग एंगल पर अलग अलग लाइट डिविएट होगी, तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर भी क्या है, अलग अलग जगह पर वो गिरेगी। ठीक है, तो वॉयलेट सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट होगा, इसलिए वॉयलेट इधर कहीं तो गिरेगा, वॉयलेट वाला। फिर इंडिगो वाला इधर कहीं गिर जाएगा, फिर ब्लू वाला इधर कहीं गिर जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन की वजह से जो लाइट है वो अलग अलग जगह गिरेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर। ओके, वॉयलेट लाइट अलग जगह गिरेगी, इंडिगो लाइट अलग जगह गिरेगी, ब्लू अलग जगह गिरेगी, और ये हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा, जब लाइट प्रिज्म से पास करेगी। जब तक लाइट प्रिज्म से पास नहीं करेगी तो ये पूरा पूरा हमें क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, या मैं बोल सकता हूँ विजिबल लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट। ओके, तो ऑब्वियसली ये वॉयलेट से जब हम रेड की बात कर रहे हैं तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है। तो इससे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ऐसे हमें स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलेगा।
यस सर, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंगल ऑफ डिविएशन को मैंने डेल्टा डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। डेल्टा सिंबल कैसा है? ऐसा, ठीक है, डेल बोल देते इसे। कुछ भी ले लो, वैसे जरूरी नहीं थीटा भी ले सकते हो, यू कैन टेक इट एज थीटा। चैतन्य, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन है जिस एंगल से डिविएट होगी लाइट। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये डिपेंड करता है एनर्जी, ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। हमें पता है कि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। एंड फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है 1 by वेवलेंथ के, मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? वॉलेट का। इसलिए वॉलेट जो है सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट हुआ है, इसका एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेड का, इसलिए ये सबसे कम एंगल से डिविएट। ठीक है, सो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा एंगल से क्या हो रहा है? यहाँ पर डिविएट हो रहा है। और जब अलग अलग एंगल से लाइट डिविएट होगी, वॉयलेट अलग एंगल से डिविएट होगी, इंडिगो अलग एंगल से डिविएट होगी, तो ऑब्वियसली डिविएट होने के बाद वो अलग अलग जगह गिरेगी, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो हमें सेपरेट मिल जाएगी। ये हमारे पास लाइट है, ये क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। अभी हमें वो एक साथ नहीं दिखेगी, वो हमें अलग अलग दिखेगी स्पेक्ट्रम फॉर्म में, या इसी को हम बोल देंगे स्पेक्ट्रम बोल देंगे। देख लिया सबने? अब देखो, ये स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो सकता है, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। तो अब देखो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? जैसे मान लो हमारे पास कुछ वेवलेंथ है, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का एक एग्जांपल हम जैसे ऐसे ही ले लेते हैं, वेवलेंथ वगैरह का एग्जांपल लेके। तो हमारे पास कुछ वेवलेंथ है, जैसे मान लो 15 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम है, 30 एंगस्ट्रॉम है, 45 एंगस्ट्रॉम है, 55 एंगस्ट्रॉम है, 60 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ वेवलेंथ के वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ तो आ रही है, लेकिन क्या है, बीच वाली वेवलेंथ हमारे पास नहीं है। मतलब 15 टू 20 के बीच की वेवलेंथ नहीं है हमारे पास, 20 टू 30 के बीच की वेवलेंथ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सभी को हम, ये सारी वेवलेंथ को अगर हम प्रिज्म पर डालें, ठीक है, इनको हम किस पे डालें? प्रिज्म पर डालें, एंड देन फोटोग्राफिक प्लेट पर डालें।
तो अभी हमें इनके बीच के जो एंगल है ना, 15 to 20 के बीच का एंगल नहीं मिलेगा, 20 to 30 के बीच का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आएगा ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा, क्योंकि बीच वाले एंगल्स गायब होंगे, तो हमें बीच में क्या मिलेगा, कुछ गैप मिलेगा। तो ये जो होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस में एक्चुअली क्या होगा कि हमारे पास बीच की कुछ वेवलेंथ जो है गायब हो, ये बीच की वेवलेंथ जो है वो गायब है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अगर हमारे पास ये 15 to 60 का साथ होता, 15 से 60 के बीच के सारे वेवलेंथ हमारे पास अगर होते, तो हमें जो मिलता वो कंटिन्यूअस होता। ठीक है, ये 15 to 60 के बीच का सारा है हमारे पास, और उसको हम प्रिज्म पर डाल दें, तो अभी जो फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगा ये क्या आएगा, उसको कोई गैप नहीं आएगा, और ये जो हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो रेंज का रहेगा। जब हमारे पास लाइट में क्या हो, सारा एक सारा रेंज हो, वेवलेंथ का रेंज अगर हमें दिया है तो कंटिन्यूअस। और अगर हमारे पास वेवलेंथ का रेंज ना आके कुछ बीच की वैल्यूज गायब होती हैं, तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे अगर मैं रेनबो की बात करता हूँ, तो रेनबो कैसा है, कंटिन्यूअस, उसमें कहीं पे बीच में गैप नहीं होता, वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर हमें एक साथ दिखाई देते हैं, कहीं पे बीच में गैप नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जांपल अभी हमारे पास होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एक्चुअली गैप रहता है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और रेनबो वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेंज हो तो कंटिन्यूअस, अगर रेंज ना हो के बीच की कुछ वैल्यूज गायब हो तो डिसकंटिन्यूअस। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है ना, और मैं इसको अलग डिफरेंस बता दूंगा बाद में, पहले ही लिख लो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एग्जांपल व्हाइट लाइट। तो हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास रेंज आओ, ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास रेंज हो, जैसा कि व्हाइट लाइट का होगा, व्हाइट लाइट में क्या है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की सारी वेवलेंथ होती कि नहीं होती, व्हाइट लाइट में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच की सारी वेवलेंथ होते हैं या लाइट होती है। तो व्हाइट लाइट जो है उसमें हमें रेंज मिल रही है, तो जब इस पूरे को हम प्रिज्म पर डालते हैं तो उसके बाद हमें जो एंगल्स है वो भी सारे रेंज में मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस वाला मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेंज है, अगर हमारे पास लाइट का क्या है या वेवलेंथ का क्या है, रेंज है, तो वेवलेंथ का अगर रेंज है लाइट में तो कंटिन्यूअस आएगा, अगर रेंज ना हो के बीच बीच की कुछ वैल्यूज गायब हैं तो वो क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो व्हाइट लाइट में क्या होगा, तो जैसे देखो
जी हमने व्हाइट लाइट डाली प्रिज्म पर, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, सारे सारे रेंज है ना, तो प्रिज्म से जब ये पास करेगा तो ऑब्वियसली सारे एंगल हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, और जब सारे एंगल हमें यहाँ पर मिलेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। भी इसमें वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर हो, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आएगा ये कैसा आएगा, कंटिन्यूअस वाला आएगा। ओके, so in the case of white light, continuous range of wavelength is observed which is called continuous spectrum, ठीक है। तो अगर हमारे पास रेंज है वेवलेंथ का, तो इससे जो स्पेक्ट्रम आता है वो कैसा आता है, कंटिन्यूअस आता है, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ, और नीचे लिखा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। प्रणव, लास्ट पेज पे ही हमने कंटिन्यूअस एक्सप्लेन किया ना, हमने बोला कि जब हमारे पास लाइट में रेंज रहेगा वेवलेंथ, तो उससे जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। तो जो विजिबल लाइट होती है उसमें हमारे पास 3800 विजिबल लाइट है, व्हाइट लाइट में 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के क्या होते हैं, सारे वेवलेंथ होते हैं। तो इससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस मिलेगा, क्यों, क्योंकि हर एंगल पर क्या जाएगा, उसमें सारे वेवलेंथ हैं, तो हर एंगल पर क्या जाएगा, लाइट जाएगा, तो उसकी वजह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ वेवलेंथ गायब होते, जैसे मान लो हमारे पास ये जो हम लाइट दे रहे हैं, इसमें एक होता मान लो 3800 का, एक होता है फिर 3900 का मान लो, तो देखो 3800 का इधर चला गया, ठीक है। एक्चुअली 3800 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट होगा। 3900 का वेवलेंथ थोड़ा उससे ज्यादा है, तो थोड़े कम एंगल से डिविएट होगा, ठीक है। तो ये देखो 3800 वाला इस इधर यहाँ पर आया, ठीक है। अब इनके बीच वाला जो है, मान लो हम यहाँ पर 3850 देते तो इधर कहीं तो आता ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यार 3850 वाला हमने दिया ही नहीं है। ओके, 3850 वाला हमने दिया ही नहीं, तो बीच का हमारे पास गायब है, ठीक है। तो ये हमें ऊपर कहीं मिलेगा, तो ऐसे हमारे पास बीच वाले जो एंगल हैं गायब रहेंगे।
ठीक है, एंगल्स है वो हमारे पास है ही नहीं, तो बीच वाले एंगल नहीं है, तो उसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट भी क्या रहेगी, खाली रहेगी उस जगह पर। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, ये दो जगह पे मान लो हम डाल रहे हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें यहाँ पर कुछ दिखाई देगा और यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, लेकिन बीच वाला जो पार्ट है फोटोग्राफिक प्लेट का क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो बीच वाला पार्ट फोटोग्राफिक प्लेट का खाली रहेगा, तो क्या है वो, डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, रेंज होता है, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमारे पास बीच की वैल्यूज रहती हैं और बाकी वैल्यूज क्या रहती हैं, गायब रहती है। ओके, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब रेंज नहीं है, बीच की कुछ वैल्यूज है। ओके, लिख लिया सबने? तो in the case of white light, continuous range of wavelength is observed, which is called continuous spectrum. अब डिसकंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, डिसकंटिन्यूस में हमें क्या, रेंज नहीं मिलेगी। तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो इसका जो एग्जांपल है वो है व्हाइट लाइट, सॉरी एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसका एग्जांपल है। अतिकेश, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो तुम बाद में नोट कर सकते हो, क्योंकि अभी कर लो, जल्दी करो यार, काफी टाइम लग जाता है एक्चुअली, तुम्हारे बैच का बहुत स्लो जा रहा है, इतने टाइम में तो काफी ज्यादा हो जाता है। जल्दी लिखो। लिख लिया? नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूस का टाइप है। मैंने पहले ही बताया कि रेंज अगर हमारे पास है, लाइट में वेवलेंथ का रेंज है तो कंटिन्यूस, अगर रेंज ना हो के बीच बीच की कुछ वैल्यूज हैं तो डिसकंटिन्यूस। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या है, रेंज नहीं आता, देखो क्यों नहीं आता। तो अब हम तुम्हें ऑलरेडी बताएंगे यार, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या करता है वो, अप्रोप्रिएट एनर्जी का फोटोन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में गया। ओके, ये हमारे पास ऐसा ही बहुत सारे एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो उनमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हैं, हमने सभी को क्या है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में चले गए जितने भी। और वापस थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में जब वो आएंगे, वापस जब थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे तो दो तरह से आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट 3 से 1 में आ जाए, या फिर वो 3 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में आए। तो अगर वो डायरेक्ट 3 से 1 में आए तो हमारे पास एक फोटोन एमिट होगा 3 से 1 के करस्पॉन्डिंग, और उसका एनर्जी हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट ना आके स्टेप वाइज आए, मान लो पहले 3 से 2 आए, तो 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है, 3 से 2 एनर्जी डिफरेंस है, ये है 3.4 माइनस 1.81, जो कि है आई थिंक 159 है।
ठीक है। सो 3.4 एंड 1.81 का करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस है, जो कि आई थिंक 1.59 आ रहा है, सो वो 3 से 2 वाले फोटोन का हो जाएगा जब 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब, और फिर 2 से 1 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसका आ गया 10.2। एक मिनट, कितना आ रहा है वो? जिसकी 1.5 है ना, ना कि 1.81। सो 1.89 एंड 10.2। ठीक है। सो इस टाइप से हमें 3 फोटोन मिल गए। ओके, ये 3 फोटोन, 3 टाइप के फोटोन्स मिले हैं। तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये हमारे पास प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म पर अब हम क्या करेंगे, ये जो फोटोन्स हमें मिले हैं इनको हम किस पे डालेंगे, प्रिज्म पर डालेंगे। ठीक है, तो इनको हम प्रिज्म पर डालेंगे, तो मतलब हमारे पास 3 टाइप के फोटोन हमारे पास आए। एक तो आया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, एक आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, और एक आया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो प्रिज्म पर डालने के बाद जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर आएंगे तो अब देखो क्या है, हमने क्या बोला था कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो है सबसे ज्यादा एंगल से डिवेट होगा। तो ये हमारे पास आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो यहाँ पर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला गिरेगा। फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट वाले का क्या एनर्जी थोड़ा कम है, तो वो मान लो इधर गिरा। ठीक है, तो इधर हमें मिला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, और फिर एक है 1.89 वाला, तो वो यहाँ पे हमें कहीं मिल गया। तो अब देखो ये बीच वाली जगह जो है खाली पड़ी है, बीच वाली जगह क्या है, खाली पड़ी है। तो अभी जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो क्या, कैसा मिल रहा है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब आता है, जब हमें एनर्जी या वेवलेंथ वगैरह का क्या मिलता है, वैल्यूज मिलता है। और कंटिन्यूअस कब आता है, जब हमारे पास एनर्जी या वेवलेंथ का क्या हो, रेंज। ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में चला गया, जो कि कब जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में कब जाता है, जब हम उसको अप्रोप्रिएट एनर्जी देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या एक्साइटेड स्टेट में है, या हमारे पास हो गई एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे। ओके, एक्साइट स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस में आए, ग्राउंड स्टेट में आए, तो उन्होंने क्या किया, फोटोन एमिट किया। तो ये जो फोटोन्स होंगे इनका जो एनर्जी है वो रेंज में नहीं रहेगा, कुछ वैल्यूज रहेंगे, जैसे अभी हमने एग्जांपल से देख लिए थे। जैसे एग्जांपल से हमने क्या देख लिए थे, 12.09 हो गया, 10.2 हो गया, 1.89 हो गया ना। तो इस टाइप से कुछ कुछ वैल्यूज है अपने पास एनर्जी के। ऑब्वियसली उन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ के वैल्यूज आएंगे, तो रेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो अब ये फोटोन्स जो हैं इनको हम प्रिज्म पर लें, तो जब तक प्रिज्म पर नहीं लेंगे तब तक तो डिविएशन होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मतलब जो फोटोन्स हमें मिले वो अलग अलग एनर्जी के मिले कि सेम एनर्जी के मिले। ठीक है, तो जब तक हम प्रिज्म पर नहीं डालते तब तक तो पता ही नहीं, क्योंकि प्रिज्म ही उन्हें क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये प्रिज्म जो है ये अलग अलग एनर्जी को या अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग एंगल पे डिवेट करेगा, लेकिन यहाँ पर रेंज नहीं है एनर्जी या वेवलेंथ का। तो बीच की कुछ वैल्यूज गायब हैं, तो बीच वाले वैल्यूज गायब होने की वजह से हमें बीच वाले एंगल भी गायब मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं बीच वाली जगह जो है वो भी क्या रहेगी, खाली रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, स्पेक्ट्रम मिल सकता है। और ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये कैसा है, अभी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमें ऐसे केस में जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें गैप आता है। मतलब मान लो मैं बोल देता हूँ वॉयलेट कलर मान लो हमें मिल गया, लेकिन वॉयलेट के बाद मान लो हमें इंडिगो नहीं मिला। ठीक है, वॉयलेट के बाद इंडिगो ना मिलके डायरेक्ट ब्लू मिल गया, या डायरेक्ट मान लो ग्रीन मिल गया। ठीक है, तो बीच वाले जो हमारे पास कुछ कलर्स हैं वो गायब रहेंगे, या बीच में हमारे पास क्या रहेगा, गैप रहेगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जो हमें फोटोन्स मिल रहे हैं
और फोटॉन्स कैसे मिल रहे हैं? ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? ग्राउंड स्टेट में। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो फोटॉन्स एमिट होंगे वो फोटॉन्स का तो एनर्जी क्या रहेगा यार? इट इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट ना। एंड एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट जो है वो कोई रेंज में थोड़ी आएगा, वो तो बीच मतलब पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज आएंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, हमें रेंज ऑफ एनर्जी या रेंज ऑफ वेवलेंथ नहीं मिल पाता है। एंड वो रेंज ऑफ एनर्जी या रेंज ऑफ वेवलेंथ नहीं मिलता है तो हमें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा लिखवा देंगे, पहले लिख लो, ड्रॉ कर लो ये। हो गया, नाउ लिखो। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लिखो, इन द केस ऑफ atomic spectrum, different values of energy or wavelength is observed on photographic plate that is discontinuous spectrum is observed अब इसमें भी देखो क्या है हमारे पास, अगर लोअर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हैं तो उनके लिए अलग टाइप का स्पेक्ट्रम आता है और हायर एटॉमिक नंबर वालों के लिए अलग स्पेक्ट्रम आता है। तो इन द केस ऑफ in the case of lower atomic number atoms, lower atomic number element, line
स्पेक्ट्रम आएगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होता है, उसमें हमारे पास ऐसे लाइंस होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो इन द केस ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व while in the case of higher atomic number elements बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा रहता है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं, फिर बीच में गैप होता है, फिर ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं, फिर बीच में गैप होता है, फिर ग्रुप ऑफ लाइंस होंगे, गैप होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास रहता है। तो ये रहता है बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो इन द केस ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम आता है, और इन द केस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट बैंड स्पेक्ट्रम आता है। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जो विजिबल वाला है, विजिबल लाइट वाला या व्हाइट लाइट वाला, वो है कंटिन्यूअस।
ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो नाउ देखो, हमारे पास एटम स्पेक्ट्रम दो टाइप का रहता है। तो एटम स्पेक्ट्रम दो टाइप का रहता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अभी जो हमने बताया था एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रम ही था, और एक हमारे हमें जो आगे पढ़ना है वो भी वही पढ़ना है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो, हमने क्या बताया कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। वो एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन किस में गए? ग्राउंड स्टेट में गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोटोन एमिट किए। तो ये फोटोन्स को हम किस पर लें? इन फोटोन्स को हम लें फोटोग्राफिक प्लेट पर। पहले प्रिज्म पर लें एंड देन फोटोग्राफिक प्लेट पर लें। तो हमें जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। बट ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा है? इस वाले डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये अभी हमने बताया था। ओके, तो अभी जो हमने तुम्हें बताया था एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रम ही था। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो क्या है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसमें? ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन दे दें। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें? अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन दे दें। मान लो ये 4 फोटोन हमने दिए। अब इनमें से जो फोटोन अप्रोप्रिएट एनर्जी वाले होंगे उनको तो क्या कर लेंगे? एटम एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जो अप्रोप्रिएट एनर्जी वाले फोटोन नहीं, तो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि हमें मान लो λ1 और λ3 जो है उनको एब्जॉर्ब नहीं किया, और λ2 एंड λ4 को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया क्या हुआ? λ2 एंड λ4 जो है एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, λ2 एंड λ4 आर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो λ2 एंड λ4 एब्जॉर्ब कर लिया, और λ1 एंड λ3 वाले फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया वो वाले फोटोन्स को अगर हम किस पर लें? प्रिज्म पर लें। मतलब λ1 एंड λ3 वाले फोटोन को हम प्रिज्म पर ले लें, तो इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ओके, सो एमिशन स्पेक्ट्रम कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एमिशन स्पेक्ट्रम दिखता है। और एब्जॉर्प्शन कब दिखता है? जब ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे होते हैं? फोटोन दे रहे होते हैं। तो उस टाइम पे दिखता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने बहुत सारे मान लो फोटोन्स दिए, और उन फोटोन्स में से जो अप्रोप्रिएट एनर्जी के फोटोन है उनको तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट एनर्जी नहीं है, जैसे मान लो λ1 एंड λ3 का एनर्जी अप्रोप्रिएट नहीं था, या एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल नहीं था उनका एनर्जी, तो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो जिन फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या एटम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वो फोटोन्स की वजह से हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो λ1 ने λ3 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो ये λ1 ने λ3 को हम प्रिज्म पर डालें एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर डालें, तो हमें जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
एमिशन तो चेतन यार थोड़ी देर लास्ट पेज पे एमिशन मतलब लास्ट लास्ट पेज पे एमिशन ही एक्सप्लेन किया ना। ये जो हमने बताया था ये एमिशन ही बताया था, जो एग्जांपल लिया था डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के टाइम पे वो एमिशन का ही एग्जांपल था। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं तो फोटॉन्स एमिट करते हैं वो। एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे ग्राउंड स्टेट में आएंगे मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे तो फोटॉन्स एमिट करेंगे। तो ये जो फोटॉन्स एमिट होंगे इनको अगर हम प्रिज्म पर लें तो जो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा ये एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। लक्ष्मी एमिशन स्पेक्ट्रम क्या बोल रहे हो? अ, नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन तो मतलब एक्साइट किसकी वजह से हुए हैं? ये लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4 की वजह से एक्साइट हुए हैं ना। इलेक्ट्रॉन ने किसको एब्जॉर्ब किया? लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4 को एब्जॉर्ब किया है, ना कि लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 3 को। लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4 को एब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। ओके। एंड स्पेक्ट्रम किसकी वजह से आ रहा है? जिनको इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 3 की वजह से स्पेक्ट्रम आ रहा है। ओके। सो अभी मुझे ये बताओ कि यस प्रणव, तो अभी मुझे ये बताओ कि जिनको एब्जॉर्ब कर लिया उसने, जैसे लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये लैम्बडा 2 एंड की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले गए? एक्साइट स्टेट में। बट एक्साइट स्टेट में वो क्या है? हमारे पास एक्साइट स्टेट तो स्टेबल है नहीं, तो वापस इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? जंप करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये फोटॉन्स जो है क्या हो जाएंगे? जाएंगे। तो अगर फोटॉन्स एमिट होंगे बाद में तो कहां पर दिखाई देंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे। ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोटोन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग है, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 3 आया, तो इसमें फोटोन कौन कौन से हैं? लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4 वाले हैं। दीज आर मिसिंग फोटोन। तो ये मिसिंग फोटोन हमें कहां पे दिखाई देंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे। ओके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिसिंग वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम missing wavelength of absorption spectrum are observed in emission spectrum। ठीक है। तो जो मिसिंग वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वो हमें कहाँ पे दिखाई देंगी? एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी। जैसे एग्जांपल हमने अभी क्या लिया? लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 एंड लैम्बडा 4 वाला जो एग्जांपल था, उसमें जो मिसिंग वेवलेंथ थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वो कौन कौन सी थी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 3 आया तो मिसिंग वेवलेंथ क्या हुई? लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4। तो ये लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 4 हमें दिखेंगी कहाँ पर? एमिशन स्पेक्ट्रम के टाइम दिखेंगी। ठीक है। एमिशन का स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है, सिंगल ही एम आएगा ना। ठीक है। तो ये हमें एमिशन स्पेक्ट्रम के टाइम दिखेंगे।
ना देखो, सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में स्टडी किया था रिडबर्ग ने। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिडबर्ग एनालिसिस, और उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। तो रिडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रिडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो रिडबर्ग ने क्या किया था, हाइड्रोजन का स्टडी किया था। तो हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम उसका स्टडी किया, तो उसने एक फॉर्मूला बताया था, जो फोटोन है उसका वेवलेंथ निकालने के लिए। वैसे हम ऑब्वियसली फोटोन का वेवलेंथ बोर्स वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट एनर्जी एनालिसिस के टाइम हमने किया था कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, है ना। भी इसको हम बताया था। तो रिडबर्ग एनालाइज्ड एमिशन स्पेक्ट्रम of hydrogen and determined wavelength of स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे होमवर्क, तब हमने बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फोटोन। ठीक है, सो डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit to lower orbit। तो देखो, जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, जो फोटोन आएगा, उसका वेवलेंथ जो है उसने इस फॉर्मूले से निकाला, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमें वेवलेंथ मिल सकता है स्पेक्ट्रल लाइन का या फोटोन का। तो यहाँ पर आर जो है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर -1। कैलकुलेशन के लिए इसको तुम ले सकते हो 1.1 इंटू 10⁻⁷। ओके, ये वैल्यू ले लेना 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1। इसके अलावा n1 जो है, n1 लोअर ऑर्बिट है, और यहाँ पर जो n2 जो है वो हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो इस फॉर्मूले से वेवलेंथ ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाला गया, जो रिडबर्ग ने निकाला था। लिख लो।
लिख लिया? सर ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो जो फोटोन एमिट होगा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, उसका हम इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो अब देखो, हमें यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन मिली है, जो टाइप ऑफ फोटोन मिले, वो कुछ अलग अलग टाइप के मिले, तो उनको एक सीरीज जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताएंगे। सर वो NERT क्या है? NERT क्या है भाई? इट इज हियर, NERT नहीं है, ये हियर है। तो जैसा हम बता रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के फोटोन आए। तो देखो, अब ये रिडबर्ग जो है, इसने अकेले ने स्टडी नहीं किया था एक्चुअली, ये इसके साथ इसके और भी कलीग्स थे जिन्होंने इसका स्टडी किया था। तो इसके साथ इसके स्टूडेंट्स थे, कुछ इसके कलीग्स थे। तो देखो, इसने क्या सभी को अलग अलग काम दिया। किसी को फर्स्ट ऑर्बिट के लिए काम दिया, मतलब किसी को ये काम दिया कि तुम ऐसे फोटोन ही चेक करो जो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आ रहा है तो मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले फोटोन्स, देन सेकंड ऑर्बिट वाले फोटोन्स, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए जो फोटोन्स आ रहे हैं, उनका काम अलग अलग कलीग को या स्टूडेंट्स वगैरह को दे दिया इसने। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकते हैं? सेकंड से आ सकते हैं, थर्ड से आ सकते हैं, ठीक है, फोर्थ से आ सकते हैं। तो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अब ऐसे जो फोटॉन्स हैं जो कि हायर ऑर्बिट से डायरेक्ट जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब आता है तब मिलते हैं, तो ऐसे फोटॉन्स को हम एक सीरीज लिख देते हैं, और इस सीरीज का नाम है लायमन। अब ये लायमन एक्चुअली उसके स्टूडेंट का नाम था, तो उस स्टूडेंट के नाम के बेसिस पर सीरीज को नाम दिया गया लायमन सीरीज, ठीक है। तो जिसने फर्स्ट ऑर्बिट के फोटॉन्स का स्टडी किया, फर्स्ट ऑर्बिट के फोटोन मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डायरेक्ट जंप करके किसमें आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, उन फोटोन का स्टडी किया था लायमन, ठीक। तो इस सीरीज का नाम दिया गया लायमन। सिमिलरली, अब देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो या तो डायरेक्ट आ सकता है, जैसे ये डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर स्टेप वाइज स्टेप आ सकता है। मान लो पहले है, ठीक है, इस टाइप से, ओके। तो स्टेप वाइज स्टेप भी आ सकता है वो। तो स्टेप वाइज स्टेप आएगा तो हमें और भी सीरीज यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो उनके लिए उसने अलग अलग स्टूडेंट अलॉट किए थे। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डायरेक्ट जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, ऑब्वियसली अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा हायर ऑर्बिट से, तो उसके बाद में कौन सी लाइन आएगी बताओ? पहले हायर ऑर्बिट से किस में आ गया? सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, ये हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसे कुछ फोटॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब होने के बाद भी, मतलब हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आने के बाद भी वो किस में जाता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कैसे जाएगा? इस लाइन के करस्पॉन्डिंग या इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एंड में तो ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट में जाना ही है। लेकिन जब स्टेप वाइज स्टेप आ रहा है तो बीच वाले ऑर्बिट में भी आ सकता है, ठीक है। तो बीच वाले ऑर्बिट में जब हायर ऑर्बिट से जंप करके आएगा, तो उससे और भी हमें यहाँ पर सीरीज मिल सकती है। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है बामर। सीरीज का नाम क्या है? बामर सीरीज, ओके। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए जो सीरीज है वो बामर सीरीज है। ऐसे ही हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है पाश्चियन सीरीज।
ठीक है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये जो सीरीज मिलती है इसको बोलते हैं पार्शियल सीरीज। सिमिलरली हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, तो ये जो सीरीज आती है इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है, ब्रैकेट सीरीज। सिमिलरली हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। तो इस टाइप से चलता जाता है, बट मेनली हमारे पास यही सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ओके, अब देखो किसी भी सीरीज में किसी भी लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें ये लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना है, तो फर्स्ट लाइन के लिए देखो लोअर ऑर्बिट क्या है 1 और हायर ऑर्बिट क्या है 2। तो ये जो फॉर्मूला हमने बताया इसमें n1 की वैल्यू 1 पुट कर दो, n2 की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो लैम्बडा आ जाएगा। ऐसे ही मान लो इसमें हमें सेकंड लाइन का निकालना है, मान लो फर्स्ट लाइन का ना निकाल के हमें सेकंड लाइन का निकालना है, तो सेकंड लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो लोअर ऑर्बिट क्या है 1 और हायर ऑर्बिट क्या है 3। ठीक है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी लाइन का क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ओके, बस हमें क्या पता होना चाहिए कि उस लाइन के लिए लोअर ऑर्बिट क्या है और हायर ऑर्बिट क्या है। ओके, तो ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही, दीज आर स्पेक्ट्रल लाइन या फोटोन। ओके, तो हर फोटोन के लिए लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट कुछ है। ऑब्वियसली हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो फोटोन क्या हो रहा है, एमिट। तो हर फोटोन कब एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज अलग अलग रीजन में होती है। तो लाइमन सीरीज वाले जितने भी फोटोन है, जितने भी लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइन, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, ये यूवी रीजन में होती है। बामर सीरीज वाली जो है ये विजिबल रीजन में होती है। बामर सीरीज की जो लाइन है ये विजिबल रीजन में मिलती है। एंड लास्ट वाला सीरीज है पी फंड, PFUND, ये पी फंड है। एंड ये वाली जो सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। कौन से रीजन में है ये वाली सीरीज, इंफ्रारेड रीजन। ओके, so Lyman Balmer Paschen bracket fund, LBPB, Lyman Balmer Paschen bracket fund, LBPB। यस लक्ष्मी, आगे हम्फ्री भी आती है, फंड के बाद हम्फ्री भी आती है, मैं वो बाद में अलग से लिखवा दूंगा। बट उतना रिक्वायरमेंट मतलब आगे है नहीं, क्योंकि और भी हम्फ्री के बाद भी सीरीज भी आ सकते हैं, बुक में हम्फ्री तक ही दिया है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट यही है, हम्फ्री वगैरह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट वो भी हम लिखवा देंगे नेक्स्ट पेज पर। लिखो पहले। यस इट इज पास्टन, PASCHEN, PASCHEN, एच के आगे सी है। लिख लिया सबने।
चले आगे। तो यस तीरथ, पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। लाइमन यूवी रीजन में आया, बामर विजिबल रीजन में, एंड पास्चन ब्रैकेट फंड वगैरह जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आया। तो सीरीज रीजन, चलो N1 N2 पहले ले लेते हैं, देन रीजन ले लेंगे। N1 N2, N1 मतलब लोअर ऑर्बिट क्या होगा सीरीज का, और N2 मतलब हायर ऑर्बिट क्या होगा इसके अलावा रीजन। तो लाइमन सीरीज जो है इसके लिए लोअर ऑर्बिट क्या है 1, हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है, हायर ऑर्बिट कैन बी 2 3 4 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। एंड कौन सा रीजन है इसका, यूवी रीजन, ठीक है। देन लाइमन के बाद नेक्स्ट सीरीज है बामर। तो बामर के लिए लोअर ऑर्बिट क्या है 2, हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर वाला कुछ भी हो सकता है। एंड ये सीरीज का कौन सा रीजन था, विजिबल। पास्चन सीरीज जो है इसके लिए लोअर ऑर्बिट क्या था, LBP BP ना, तो लाइमन बामर पास्चन। तो लोअर ऑर्बिट 3 था, हायर ऑर्बिट जो है 4 5 वाला कुछ भी हो सकता है। एंड ये कौन सा रीजन था, इंफ्रारेड। देन LBP BP, फिर से बी आएगा, B4 ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट इज 4, हायर ऑर्बिट 4 से ग्रेटर वाला रीजन इंफ्रारेड ही बताया मैंने। देन अगेन क्या है, LBP BP, तो P4 फंड। तो फंड सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट 5, हायर ऑर्बिट 5 से ग्रेटर वाला रीजन इंफ्रारेड। इसके अलावा हमने वहां पर एक ड्रॉ नहीं किया था, इससे नेक्स्ट वाली सीरीज जो है वो है हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे वो। सो हम्फ्री सीरीज जो है इसके लिए लोअर ऑर्बिट 6 होता है एंड हायर ऑर्बिट 6 से ग्रेटर वाला है, ठीक है। रीजन इसका भी इंफ्रारेड ही होता है। तो ये हमने एक साथ तुम्हें बता दिए। हायर ऑर्बिट समेत कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर करेंगे किसी भी एक सीरीज को हम ले लेते हैं, मान लो हमने पास्चन सीरीज की बात की, ठीक है। तो पास्चन सीरीज में लोअर ऑर्बिट तो 3 रहेगा, हायर ऑर्बिट 3 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। पास्चन सीरीज देखो, पास्चन सीरीज ये वाली सीरीज है ना, तो इस वाली सीरीज में लोअर ऑर्बिट क्या है, लोअर ऑर्बिट इज 3, बट हायर ऑर्बिट कैन बी, इस लाइन के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए 4 हो सकता है, इसके लिए 5 हो सकता है, इसके लिए 6 हो सकता है, इसके लिए 7 हो सकता है। समझ आया। सो लोअर ऑर्बिट हर सीरीज का फिक्स है, लोअर ऑर्बिट पर्टिकुलर सीरीज के लिए फिक्स है, जैसे पास्चन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, बट हायर ऑर्बिट ऑब्वियसली उनसे ग्रेटर वाला कुछ भी हो सकता है। तो लाइन पे डिपेंड करेगा कौन सी लाइन की बात कर रहे हो। जैसा भी मैंने बताया कि अगर तुम इस लाइन की बात कर लेते हो तो हायर ऑर्बिट क्या हो गया, इसके लिए 5 हो गया। अगर तुम इस लाइन की बात कर, सॉरी, हायर ऑर्बिट इसके लिए क्या हुआ, 4 हुआ। एंड इस लाइन की बात करते हैं तो हायर ऑर्बिट क्या हुआ इसके लिए, लोअर ऑर्बिट जो है पास्चन सीरीज में 6 है, इट इज थर्ड ऑर्बिट, बट हायर ऑर्बिट जो है इट कैन बी 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। लिख लिया सबने। now देखो, किसी भी लाइन में या किसी भी सीरीज में अगर हम देखें, तो जैसे लाइमन सीरीज में मान लो हम देखते हैं, तो किस लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फर्स्ट वाली लाइन का या लास्ट वाली लाइन का, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। किसी भी सीरीज में अगर हम देखेंगे तो किस लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फर्स्ट लाइन का, लास्ट लाइन का। चलो वेवलेंथ नहीं, एनर्जी से देखो इसको, एनर्जी से समझ में आएगा। एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है, फर्स्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा है, लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा है। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइन मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट ना, एनर्जी ऑफ लाइन, लाइन क्या है यहाँ पर, फोटोन ही है ना। तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट। तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट तो लास्ट लाइन का सबसे ज्यादा होगा ना यार,
इस लाइन का देखेंगे तो इट इज 13.6 और फर्स्ट वाली लाइन का देखेंगे तो इट इज 10.2। ओके, तो सबसे लास्ट वाली जो लाइन होगी उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन होगी उसका एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, अच्छा नाउ एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फर्स्ट वाली लाइन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और लास्ट वाली जो लाइन है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा आ रहा है तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। ओके, फिर नाउ देखो जल्दी। ठीक है, बाकी नोट्स अभी सेंड कर देंगे, वहां से लिख लेना। तो लोअर सॉरी फर्स्ट लाइन of each series corresponds to minimum energy and longest wavelength while last line of each series corresponds to maximum energy and shortest wavelength। इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन को हम सीरीज लिमिट वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन is also called series limit wavelength। ठीक है, तो किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन जो है उसका एनर्जी जो है वो मिनिमम रहेगा और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, एंड लास्ट लाइन जो है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है एंड वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। इसके अलावा लास्ट लाइन की वेवलेंथ को सीरीज लिमिट वेवलेंथ भी बोला जाता है। ओके, तो आज कोई होमवर्क नहीं है, एक बार फिर से नोट्स रिवाइज कर लेना एंड नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड नोट्स वगैरह सेंड कर देंगे।